आपका केमिस्ट्री गुरु सोमेश्वर पांडे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। तो रासायनिक आबंध और आणविक संरचना चैप्टर समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। रासायनिक आबंध समझाने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक संबंध, रासायनिक आबंध को समझने के लिए आपको पहले समझना है संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा और आपका संबंध, तो ये एक आकर्षण बल है, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो एक आकर्षण बल है। माता पिता के बीच में जो आकर्षण बल है वो एक संबंध है। भाई बहन के बीच में जो आकर्षण बल है वो एक संबंध है। भाई भाई के बीच में जो आकर्षण बल है वो एक संबंध है। और जो आपके एक सोसाइटी के बीच में जो लोगों के बीच में आपस में एक संबंध है, एक आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को हम संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स हटा दें तो आ जाता है बंध। तो रासायनिक आबंध किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा आयनों के बीच में वह आकर्षण बल जो एक दूसरे को साथ में समायोजित रखता है, एक दूसरे के साथ पकड़ करके जकड़ करके बांधे रखता है, उसे हम रासायनिक आबंध कहते हैं। यानी कि रासायनिक आबंध किसी भी दो या दो से अधिक अणु, परमाणु अथवा आयनों के बीच में परमाणु अथवा आयनों के बीच में वह आकर्षण बल जो किसी भी दो परमाणु अथवा आयनों के एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल हो, जो एक दूसरे को पकड़े रहे, एक दूसरे को जकड़े हुए रहे, एक दूसरे को समायोजित करके रखे, उस आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। अब रासायनिक आबंध क्यों बनता है, ये सवाल होता है। तो सबसे पहले जो रासायनिक आबंध है अध्ययन करने में ध्यान में लगाया है कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो निष्क्रिय गैसें हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और वही तत्व स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब वो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो वो भी स्वतंत्र अस्तित्व रह सकते हैं। लेकिन ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। यानी कि कोई तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जो तत्व का इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है वो धनायन में बदलता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणायन में बदलता है। इस प्रकार आपको पता है कि ऋण आयन और धनायन के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल होता है और उस प्रबल आकर्षण बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और इसी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम आयनिक बंध कहते हैं। तो दो परमाणुओं भी जब साझे का इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो आपका आबंध का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। इस प्रकार हमारे पास विभिन्न प्रकार के रासायनिक आबंध हैं, जिसमें से पहला आयनिक बंध हो गया, दूसरा सहसंयोजक बंध हो गया, तीसरा सवर्ग सहसंयोजक बंध हो गया, चौथा हाइड्रोजन बंध हो गया और पांचवा आपका होता है धात्विक बंध। तो इस चैप्टर में हम आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध, सवर्ग सहसंयोजक आबंध, हाइड्रोजन आबंध और धात्विक आबंध के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने रासायनिक आबंध बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें आपका पहला कोसेल और लुईस का अभिगम आता है, दूसरा आपका आता है वेस्पर का सिद्धांत, तीसरा यानी VSEPER यानी वेस्पर सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड, फिर आपका आता है बैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि VBT, उसके बाद आता है MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के रासायनिक आबंधों के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए। तो इस प्रकार आपको रासायनिक आबंध किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा आयनों के बीच में वह आकर्षण बल जो एक दूसरे के साथ समायोजित रखने का काम करता है या एक दूसरे को जकड़ करके पकड़ करके रखता है, उस आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ये जो आबंध है उसको एक संबंध से ही आप समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे और आपके बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का संबंध है। तो ये संबंध कैसे बना? जब हम और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए तो आपको ये पता चला कि हम सर हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो इस प्रकार एक बंध बन गया। उस बंध को आप कहते हैं गुरु और शिष्य का बंध।
इसी प्रकार अगर आप अपनी फैमिली के बीच में अगर आप एक संबंध देखोगे तो उस संबंध वो एक आकर्षण बल है, और यही आकर्षण बल को यहाँ पर यानी कि परमाणु के केस में हम उसको बंध कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक आयनों के बीच में यानी विपरीत आयनों के बीच में अथवा दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल के कारण जो परमाणु अथवा आयन एक दूसरे के साथ समायोजित होते हैं, एक दूसरे के साथ में जकड़े हुए रहते हैं, उसी आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक आबंध की परिभाषा आपको पता चल गया होगा। रासायनिक आबंध के लिए कोशल और लुईस अवधारणा, रासायनिक आबंध के लिए कोशल और लुईस की अवधारणा क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशल और लुईस ने सन 1916 में पहली बार स्वतंत्र रूप से आबंध के बारे में बताने के लिए बहुत सारी कोशिश किया, जिसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। इसमें कोशल और लुईस ने एक परमाणु जो निष्क्रिय परमाणु को लिया, उस पर निष्क्रिय परमाणु को लेने के बाद उन्होंने देखा कि निष्क्रिय जो गैस है उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार उस परमाणु को उन्होंने नाभिक और यानी कि धनात्मक परमाणु कर्नल, अभी यहाँ पे ये सवाल है कि धनात्मक परमाणु कर्नल किसे कहते हैं, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचा हुआ परमाणु का भाग है उसे हम कहते हैं धनात्मक परमाणु कर्नल। यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का जो बचा हुआ भाग है नाभिक और नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं धनात्मक परमाणु कर्नल। तो निष्क्रिय परमाणुओं में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने परमाणु को एक घन के रूप में लिया और उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक जो होता है वो घन के अंदर होता है और घन में 8 कोने होते हैं, और जो 8 परमाणु है जो 8 कोने हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 कोनों पे व्यवस्थित होता है। लेकिन जिन तत्वों के परमाणुओं के उन्होंने परमाणु को घन के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने ऐसा कल्पना किया कि परमाणु एक प्रकार का घन है, और जिस प्रकार घन के 8 कोने होते हैं उसी प्रकार परमाणु के बाहर नाभिक के बाहर 8 कोने हैं। उस 8 कोने पे 8 परमाणु हैं तो वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जिन तत्वों के 8 कोने पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है अथवा इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के घन में सिर्फ घन के एक कोने पर 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब उन्होंने क्लोरीन लिया तो उन्होंने पाया क्या कि क्लोरीन परमाणु का जो घन है उस घन के 7 कोने पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल यहाँ उठता है कि जो आपका सोडियम है, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दे तो उसका जो बाहरी कक्षा होगा जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 8 कोने होंगे और 8 कोने पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका जो एक कोना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था उस स्थान पे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार क्लोरीन परमाणु का जो घन है उसके 8 कोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो निष्क्रिय रूप में बदल जाएगा। उसके बाद आता है लुईस का प्रतीक। तो लुईस प्रतीक क्या है? आप सभी को पता है कि जो बाहरी कक्षा होता है यानी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं, और संयोजी कक्षा में जो रहे हुए इलेक्ट्रॉन है उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो रासायनिक आबंध बनाने में संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। अंदर के कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक आबंध बनाने में अथवा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो लुईस ने अपने सिद्धांत के आधार पर यह बताया, लुईस प्रतीक को बताने की कोशिश किया कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं और संयोजी कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक आबंध बनाने में या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वही भाग लेता है। तो लुईस ने किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में उसके चारों तरफ व्यवस्थित करने को लुईस प्रतीक कहते हैं। यानी कि लुईस ने किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु के चारों तरफ बिंदु के रूप में अथवा क्रॉस के रूप में दर्शाने को हम लुईस प्रतीक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका लिथियम है, तो पता है कि लिथियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस प्रकार उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप 1 डॉट से दिखाएंगे। बेरिलियम है
तो बेरिलियम है तो आपको पता है कि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार हमने बिंदु के रूप में 2 दिखा दिया। फिर उसके बाद में आपका बोरान आता है, तो बोरान को पता है कि आप बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 बिंदु दिखाया। कार्बन है तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार हमने 4 बिंदु के रूप में दर्शाया। ये सभी आपके लुईस प्रतीक हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार हमने नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन के स्वरूप में दिखाया, बिंदु के रूप में दिखाया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन को 6 बिंदु के रूप में दर्शाया। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार हमने फ्लोरीन के चारों तरफ 7 बिंदु दर्शाया है। तो इसको हम, और नियान जो आपका होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार हमने 8 इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दर्शाया। तो ये जो आपका है ये सभी लुईस प्रतीक हैं। तो लुईस प्रतीक का महत्व क्या है? तो लुईस प्रतीक का महत्व यह है कि जब हम किसी भी परमाणु का लुईस प्रतीक देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वह कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन रखता है। यानी कि किसी लुईस प्रतीक का महत्व क्या है कि जब हम लुईस प्रतीक को देखते हैं तो हमें ये बात पता चल जाता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके साथ साथ किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी हो सकती है। दूसरी बात, उन्होंने संयोजकता के बारे में बताते समय ये बताया कि मान लीजिए कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, उनकी फैमिली के जो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी जो संयोजकता होती है वो 1, 2, 3 होता है। लेकिन जब कार्बन से नियान की तरफ हम जाते हैं तो उनकी जो संयोजकता होती है वो अधिकतम अथवा न्यूनतम संयोजकता हो सकती है। तो अधिकतम संयोजकता दर्शाने के लिए उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आप बता सकते हैं, और न्यूनतम संयोजकता दर्शाने के लिए जो कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली अथवा नियान फैमिली है, तो उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से यानी 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो आपको निम्नतम संयोजकता पता चल जाएगा। तो इस प्रकार लुईस प्रतीक का महत्व दो महत्व है। नंबर 1 महत्व, लुईस ने बताया कि लुईस प्रतीक के आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी संयोजकता क्या है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कि लिथियम, बेरिलियम और बोरान समूह के जो तत्व हैं उनकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो 1, 2, 3 क्रमशः होंगे, और इसके साथ साथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान का जो अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या है उसके बाहरी कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या होगा, और इसका जो न्यूनतम ऑक्सीडेशन संख्या है उसको निकालने के लिए इसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है 8 में से उस इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर देंगे तो आपको उसका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या यानी न्यूनतम संयोजकता मिल जाएगा। इस प्रकार लुईस प्रतीक का 2 महत्व है। उसके बाद में फिर आपका आता है रासायनिक आबंध के लिए कोसेल का तथ्य। अभी हम पढ़ते हैं कोसेल, रासायनिक आबंध के लिए कोसेल का तथ्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कोसेल लुईस का जो रासायनिक आबंध बनाने के लिए कोसेल का तथ्य है वो पहला पॉइंट यह है कि पीरियाडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं सभी के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है। नंबर 2 पॉइंट, जो आपके अल्कली धातुएं हैं, अल्कली धातुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हैलोजन तत्वों के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निष्क्रिय गैसों से अलग है। नंबर 3 पॉइंट, अल्कली धातुएं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाते हैं, उसी प्रकार जो हैलोजन तत्व हैं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके ऋणायन बनाते हैं। नंबर 3 पॉइंट, इस प्रकार अल्कली धातुएं जब धनायन बनाते हैं, इस प्रकार बने हुए धनायन और ऋण आयन के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। हम जानते हैं कि धन आयन और ऋण आयन के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, और इस प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कह सकते हैं, और यह जो रासायनिक आबंध है वह वैद्युत संयोजक बंध बनेगा, और वैद्युत संयोजक बंध बनाने की क्षमता को हम आयनिक आबंध कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए कि नंबर 1 पॉइंट,
किसी भी यानी किसी परमाणु किसी भी पीरियाडिक टेबल में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग होता है। दूसरा पॉइंट, जो अल्कली धातुएं होते हैं उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो हैलोजन तत्व होते हैं उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस तत्वों से अलग होता है। तीसरा पॉइंट, अल्कली धातुएं धनात्मक धातुएं होती हैं, इस प्रकार वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदल जाते हैं, और जो विद्युत ऋणी तत्व हैलोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके ऋण आयन में बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार बने धन आयन और ऋण आयन के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाता है। पांचवा पॉइंट, इस प्रकार बने धन आयन और ऋण आयन के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, और इस प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है कि वैद्युत संयोजी बंध बनाने की क्षमता को हम आयनिक आबंध कहते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे। सोडियम क्लोराइड का बनना, सबसे पहला उदाहरण आप लेंगे सोडियम क्लोराइड का बनना, तो सोडियम NaCl का बनना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका Na, इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। इस प्रकार अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है +E-, तो ये हो जाता है आपका 2 और 8। जो आपका Cl है, क्लोरीन है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7 है। यह अगर एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर ले तो Cl- में चला जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8 और 8। इस प्रकार बने धन आयन और ऋण आयन के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाता है। हमको पता है कि धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, जिसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, और इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम वैद्युत संयोजी आबंध कह सकते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है Ca, आपको पता है 2, 8, 8 और 2। अब ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका Ca++ 2, 8 और 8 +2E-। ऑक्सीजन है, उसके बाहरी कक्षा का यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6 होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने के बाद बन जाता है O-, इस प्रकार हो जाता है 2, 8। अब Ca++ O-, इस प्रकार बन जाता है Ca∼O, और ये आपका कौन सा बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के बनने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये आपका हो गया Mg 2, 8 और 2। अब ये बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये बनेगा आपका Mg++ +2E-। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा आपका Cl, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 7। ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा, तो ये बदल जाएगा आपका Cl- 2, 8 और 8। इस प्रकार एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 क्लोरीन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर बाद में आपका हो जाएगा Mg++ +2Cl- = MgCl2। इस प्रकार आयनिक आबंध का निर्माण होता है।